गुड मॉर्निंग। आज आपके AGXT311 एक्सटेंशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो देखो, कोई भी आप अगर इंस्टीट्यूशन चलाते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, कोई एंटरप्रेन्योरशिप चलाते हो या कोई भी काम करते हो, अगर उसमें प्लानिंग और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, अगर वो नहीं बनाते हो तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको उसमें सारे जो एक्टिविटीज़ है, सारी जो आपने काम करने हैं, जैसे जैसे करने हैं, वो सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें देखिए फर्स्ट थिंग क्या है कि प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या होता है? Project is a set of planned interrelated activities that achieves defined objective with a given budget and given time। ठीक है, कि मतलब आपने कोई इंस्टीट्यूशन चलाना है या आपने कोई इंटरप्राइजेज चालू करनी है, ठीक है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका आउटपुट। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ें हों, कुछ सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि सारी जो एक्टिविटीज़ है वो आपस में इंटर रिलेटेड होती है और प्लान्ड होती है। किस लिए? ताकि वो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके एक निर्धारित बजट के अंदर और एक निर्धारित समय के अंदर। ठीक है, तो एक बात ये होगी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन होगी कि प्रोजेक्ट एक निर्धारित समय में तथा निर्धारित धनराशि में किसी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक्टिविटीज़ को इंटर रिलेट तथा प्लान किया गया सेट है। ठीक है, फिर आता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसके? प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या गुण होने चाहिए या क्या क्या गुण होते हैं, तो वो है, लिख लो। देखो, इट हैज़ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब कि प्रोजेक्ट में या प्रोजेक्ट के पास क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों का एक सेट होता है। जो उद्देश्य मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तथा यह अंडरटेकन बाय ए टीम। तो एक प्रोजेक्ट है वो कभी भी एक बंदे के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, प्रोजेक्ट है वो हमेशा एक टीम द्वारा संचालित किया जाता है, या प्रोजेक्ट हैज़ अंडरटेकन बाय ए टीम। ठीक है, फिर सेकंड देखो, इट हैज़ ए लाइफ साइकिल, मतलब प्रोजेक्ट हमेशा के लिए नहीं रहता। प्रोजेक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, फिक्स होती है कि ये 2 साल, 6 महीने, 1 महीने, 5 साल, 10 साल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की एक निर्धारित लाइफ साइकिल होती है तथा इसका एक निर्धारित साइज होता है। साइज मीन्स कि उसके बजट के आधार पे, उसके टाइम के आधार पे। तो उसमें कौन कौन से? स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की एक निर्धारित लाइफ साइकिल और एक निर्धारित साइज होता है। ठीक है, फिर आता है इट हैज़ अंडरटेकन टू क्रिएट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब एक प्रोजेक्ट में निर्धारित प्रोडक्ट या निर्धारित सर्विस से ही रिलेटेड उसको चालू किया जाता है। एक प्रोजेक्ट को एक निर्धारित प्रोडक्ट या एक निर्धारित सर्विस हेतु ही चालू किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे आपने देखा होगा ना कि प्रोजेक्ट कुछ भी, मान लो कोई एक ब्रिज बनने का प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, सड़क बनने का प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ से रिलेटेड, उस निर्धारित चीज़ से रिलेटेड ही काम किए जाते हैं। उसके आसपास का नहीं देखा जाता कि उसके आसपास में ये पड़ा, इसको सही कर देना। जो चीज़ जो प्रोजेक्ट जिस चीज़ से रिलेटेड है उसी या सर्विस या प्रोडक्ट के लिए या उसको चालू किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें फिर क्या आती है? इट एक्सपोज टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो प्रोजेक्ट के अंदर या कोई भी काम करो तो उसके अंदर रिस्क और अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, या जिसको रिस्क यानी खतरा, जोखिम जिसको बोलते हैं, वो होती है। ठीक है, फिर आता है नंबर 5, प्लानिंग इज कोर ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का सबसे मुख्य, कोर मतलब मुख्य भाग कौन सा है? प्लानिंग, योजना। तो प्रोजेक्ट का मुख्य भाग है प्लानिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट, ये हो गए प्रोजेक्ट के गुण, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है,
फिर आता है कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट को कैसे बनाएं या प्रोजेक्ट बनाना क्या होता है ना, ये प्रोजेक्ट तैयार करना जिसको फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इज टेकिंग ए फर्स्ट लुक केयरफुली एंड क्रिटिकली एट ए प्रोजेक्ट आइडिया बाय द एंटरप्रेन्योर एंड केयरफुली वेइंग इट्स कंपोनेंट्स। तो प्रोजेक्ट तो देखो ये हो गया। तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के अंदर क्या होता है कि प्रोजेक्ट आइडिया को केयरफुली या ध्यानपूर्वक देखना, उसको समझना तथा उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी तुलना करना। वेइंग मतलब, वैसे तो वेइंग का मतलब क्या होता है कि वज़न करना, वज़न करना यहाँ मतलब क्या होता है कि वो कितने महत्वपूर्ण है या किस जो उसके कंपोनेंट्स है, वज़न करना, वज़न करना का मतलब क्या होता है, तुलना करना ही तो होता है ना। किसी चीज़ की वज़न करते हो, वेट करते हो, तो मतलब क्या होता है, तुलना, तोलना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स की मतलब क्या करना है, उसकी तुलना करनी है, ठीक है, कि वो कितने बेनिफिशियल है, इससे जो प्रोजेक्ट या जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य है वो पूरे होंगे या नहीं, ठीक है। फिर आती है इसके अंदर स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेजेस होती है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के अंदर, कौन कौन सी स्टेजेस शामिल होती है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के अंदर। तो फर्स्ट क्या है, फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिजिबिलिटी एनालिसिस, जो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी एनालिसिस है। तो ये क्या है, देखो ये जो स्टेजेस है ना, देखो स्टेजेस का आप हमेशा ध्यान रखना कि जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेजेस लिखते हो, स्टेप्स लिखते हो, तो उनको आपको एक सीरियल में लिखना पड़ेगा कि जैसे ये फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये, तो वैसे का वैसा ही आपको चलना पड़ेगा। इसको एक आप क्या बोल सकते हो, एक फ्लो चार्ट बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे, है ना। तो स्टेजेस के अंदर फर्स्ट स्टेज कौन सी है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन की, फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिजिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। तो यह है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन की फर्स्ट स्टेज है। इसमें आइडिया को यह देखने हेतु एग्जामिन किया जाता है कि वह इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के अकॉर्डिंग चलेगा अथवा नहीं। प्रोजेक्ट आइडिया के इंटरनल एक्सटर्नल बाधाओं को स्क्रीन किया जाता है, ठीक है। तो फिजिबिलिटी के अंदर क्या किया जाता है, फिजिबल मतलब क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट का जो बजट है या प्रोजेक्ट की जो इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट शूटेबल है कि नहीं है, लाभकारी है कि नहीं है, मार्केट के अंदर उसके जो बैरियर्स वो है नहीं है, एक्सटर्नल बैरियर्स क्या क्या हैं, इंटरनल बैरियर्स क्या क्या हैं, ये सब एनालिसिस करना किस में आता है, फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद में फिर इसके 3 रिजल्ट्स निकलते हैं, ठीक है, 3 पॉसिबल रिजल्ट्स जिसको बोलते हैं कि ये इस एनालिसिस के बाद 3 रिजल्ट निकलेंगे। अगर पॉजिटिव रिजल्ट होएगा तो आगे चलेंगे, नेगेटिव होगा तो नहीं बढ़ेंगे आगे, और अगर एक होता है अनसर्टेनिटी मतलब इम्पॉसिबल होता है, जो फैक्टर या फैक्ट जो डाटा इकट्ठा होता है ना उससे उसका रिजल्ट निकालना मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये एनालिसिस दोबारा किया जाता है। तो इसमें 3 रिजल्ट निकलते हैं। फर्स्ट है प्रोजेक्ट आइडिया जो है वो फिजिबल है, पॉजिटिव। सेकंड क्या है, प्रोजेक्ट आइडिया फिजिबल नहीं है, नेगेटिव। और नंबर 3 क्या होता है कि प्राप्त जानकारी या डेटा से किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो एनालिसिस है वो दोबारा करना पड़ता है। फिर आती है सेकंड जो स्टेज है वो कौन सी है, टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस। देखो अभी एनालिसिस चल रहा है ना, तो टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इसमें क्या करता है, एंटरप्रेन्योर वस्तु अथवा सेवा की दक्षता को, उसकी जो मतलब दक्षता, पोटेंशियल है ना, दक्षता मीन्स क्या होता है, पोटेंशियल। तो इसमें क्या करता है एंटरप्रेन्योर, सेवा या जो सर्विस या प्रोडक्ट है उसकी पोटेंशियलिटी को स्क्रीन करता है, और साथ ही साथ मार्केट एनालिसिस करता है कि वो प्रोडक्ट कितना चलेगा, उसमें मार्केट के अंदर डिमांड है या नहीं है, डिमांड है तो कितनी है, ठीक है। तो मार्केट एनालिसिस करता है। उसके बाद डिमांड पोटेंशियल के आधार पर टेक्नोलॉजी का चयन करता है। देखो टेक्नो इकोनॉमिक, ठीक है। तो पहले क्या करता है, वो मार्केट में उसकी डिमांड को चेक करता है कि भाई ये प्रोडक्ट या इस सर्विस की मार्केट के अंदर इतनी डिमांड है, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो उसकी टेक्नोलॉजी को चूज़ करता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मार्केट में डिमांड तो 100 की है लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो 50,000 तक के प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं। या फिर ऐसा है कि मार्केट में डिमांड तो 50,000 की है लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी 50 की है, तो नहीं।
वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड टेक्नोलॉजी का चूज़ करेगा। देखो सही एंटरप्रेन्योर, बाकी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, चेंज कर सकते। इस एनालिसिस से एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट डिसीजन को डेवलप करता है, प्रोजेक्ट डिज़ाइन को डेवलप करता है, डिसीजन नहीं बोल सकते, डिज़ाइन को डेवलप करता है। इसके बाद प्रोजेक्ट डिज़ाइन को डेवलप करता है कि ये प्रोजेक्ट इस प्रकार से बनेगा, किसके अकॉर्डिंग, मार्केट डिमांड और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर नंबर 3 क्या है, प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड नेटवर्क एनालिसिस। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना, देखो इसमें हो गया, फिर इकोनॉमी के बाद में ये क्या करेगा, डिज़ाइन को, फिर आ गया ना प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड नेटवर्क एनालिसिस। इसमें क्या करता है, यह है सबसे मेन पार्ट है किसका, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का। इसमें क्या होता है, प्रत्येक एक्टिविटी को निर्धारित कर दिया जाता है। प्रोजेक्ट डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, मकान का डिज़ाइन थोड़ी ना होता है। जैसे मान लो मकान का डिज़ाइन है तो उसमें भी क्या होता है, निर्धारित कर दी जाती है ना जगह कि ये मान लो ये प्लॉट है तो इसमें डिज़ाइन बनाया तो यहाँ पे बेडरूम हो गया, यहाँ फिर बेडरूम हो गया, ये बीच में जो जगह बची है यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ा दी, है ना। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दी जाती है किसकी जगह, रूम्स की। तो इस प्रोजेक्ट डिज़ाइन के अंदर क्या कर दिया जाएगा कि हर एक एक्टिविटी, है ना, कि इनपुट्स को लेना, उनकी फिर सर्विस, है ना, उनकी धुलाई वॉशिंग, जैसे भी मान लो आपकी जो मतलब जो एक्टिविटीज़ है ना, उन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की टाइम और उनको जो है डिसाइड कर दिया जाता है कि ये एक्टिविटी इस समय इस जगह पे ऐसे होनी है, ठीक है। तो ये मुख्य पार्ट हो गया ना प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का। तथा प्रोजेक्ट के दौरान होने वाले इन्वेस्टमेंट को सीक्वेंस्ड किया जाता है, प्रोजेक्ट के दौरान होने वाले इवेंट्स को सीक्वेंस्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और हर एक एक्टिविटी के लिए एक टाइम निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है। सीक्वेंस मतलब देखो प्रोजेक्ट डिज़ाइन मतलब हर एक एक्टिविटी के लिए जो है क्या बोलते हैं उसको, जो क्या सीक्वेंस, है ना। तो इवेंट्स को या जो एक्टिविटीज़ है उनको सीक्वेंस्ड कर दिया जाता है। जैसे मान लो आपने जैम बनाना है एप्पल का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, चूजिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। फिर सेकंड क्या होगा, उसकी वॉशिंग, ठीक है। फिर क्या होगा, पीलिंग, ठीक है। फिर क्या होगा, पल्प एक्सट्रैक्शन। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये ऐसे करके एक्स्ट्रा जहाँ तक जैम बनेगा उसकी पैकिंग, उसकी मार्केटिंग और उसकी सेलिंग, ये सब एक क्या होगी, एक चेन बन गई किसकी, एक्टिविटीज़ की। तो इन सब को एक सीक्वेंस में निर्धारित कर दिया जाता है, हर एक एक्टिविटी के लिए एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ये सब किस में आता है, प्रोजेक्ट डिज़ाइन के अंदर। फिर आता है इनपुट एनालिसिस, ठीक है। इनपुट एनालिसिस क्या होता है, इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट का मतलब होता है कि जो आउटपुट हम प्राप्त करेंगे उसके लिए आवश्यक रॉ मटेरियल या जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो क्या होते हैं, इनपुट। जैसे आपको बताया जैम के लिए क्या चाहिए, फ्रूट्स, तो वो क्या है, इनपुट। और जैम बनाने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए वो भी क्या है, इनपुट। मतलब जो चीज़ें उसमें खपत होएगी वो क्या होती है, इनपुट, ठीक है। तो इनपुट एनालिसिस स्टेज से मतलब क्या होता है कि जो इनपुट है वो कितना चाहिए होएगा, किस जगह से प्राप्त होगा, या इनपुट से मतलब ये भी नहीं है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो भी नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज या जिसको लेबर बोलते हैं वो भी कहाँ से प्राप्त होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें इस जो स्टेज है या इस जो स्टेप है इसके अंदर आपने सब डिसाइड कर लेना होता है कि इनपुट एनालिसिस के अंदर कि हमें क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब ह्यूमन रिसोर्सेज है या रॉ मटेरियल है वो सब, ठीक है। तो इससे क्या होएगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट को एक तरीके से आप यहाँ पे जान सकते हो कि भाई अपने को 1 क्विंटल जैम बनाने के लिए इतना क्विंटल एप्पल लगेगा, इतना क्विंटल चीनी लगेगी, इतनी लेबर लगेगी। तो उससे क्या होगी, एक आपकी एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट है वो आपकी निकल आती है इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस। इसके अंदर क्या होती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट का एस्टिमेट लगाया जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट, ऑपरेटिंंग कॉस्ट और फंड रिक्वायरमेंट, इन सब चीज़ों का एस्टिमेट लगाया जाता है। फिर आता है आपका फाइनेंशियल एनालिसिस के बाद में कॉस्ट
बेनिफिट एनालिसिस। कोई भी अगर आप काम करते हो, चाहे आप एमएससी करोगे चाहे कुछ भी करोगे, तो वहाँ पे आपका जो थीसिस होगी उसका लास्ट में एक चैप्टर आता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो टाइप का, ठीक है। तो वो चीज़ इससे रिलेटेड है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस पर 1 रुपया लगाते हो तो उससे आपको कितना रुपया बेनिफिट प्राप्त होता है। अगर वो पॉजिटिव में है तो ही आप उसको आगे काम में लेओगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट की ओवरऑल लागत को कंसीडर किया जाता है। ओवरऑल लागत मींस कि उसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उससे मार्केटिंग से रिलेटेड, उसकी इनपुट से आउट जो फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाएगा ना, ठीक है, उसमें तो पूरी ओवरऑल लागत या कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। तो साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में होने वाले बेनिफिट्स को भी शामिल किया जाता है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो अपनी जेब से जाएगा, ठीक है, कि मान लो आपने 1 किलो जैम बनाने के अंदर आपका खर्चा हो रहा है 100 रुपये, तो वो क्या आ गई, कॉस्ट, ठीक है। और फिर बाद में इसको शामिल किसको किया जाता है, बेनिफिट। मान लो आपका 1 किलो जैम बिक रहा है 200 रुपये में, ठीक है, तो 200 रुपये बेनिफिट नहीं होएगा, बेनिफिट आपका कितना है, 100 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट को तथा होने वाले बेनिफिट को शामिल किया जाता है। इसके बाद इसके वैल्यूएशन या मूल्यांकन से देखा जाता है कि ये अपने लिए लाभकारी है अथवा नहीं है, ठीक है। फिर जो लास्ट स्टेज है प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो ये सब तो क्या है, अभी एक बार तो ना कागजी कार्रवाई चल रही है, ठीक है। ये स्टेज क्या करती है कि आप जो भी इन्वेस्टर है या जो मान लो चाहे खुद है चाहे कोई दूसरा है, तो इस स्टेज के अंदर ये बताए, ये जो लास्ट वाली स्टेज है इसके बाद में क्या हो जाता है, एक्चुअल काम होता है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होना इस स्टेज के बाद स्टार्ट होता है। तो इस स्टेज के दौरान प्रोजेक्ट को फाइनल टच दिया जाता है। तो पूर्व में परीक्षण की गई स्टेजेस के रिजल्ट के आधार पर एक क्लियर कंक्लूजन पर आदमी है या एंटरप्रेन्योर वो पहुंच जाता है कि इसके अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। यह स्टेज स्पॉन्सर करने वालों को यह डिसाइड करने में हेल्प करती है कि इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया जाए अथवा नहीं लगाया जाए, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट फॉर्मूलेशन, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया ना आपका प्रोजेक्ट समझ में आ गया, प्रोजेक्ट फॉर्मूलेशन समझ आ गया, इसकी स्टेजेस भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।